आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस नए ट्रैवल व्लॉग में। इस यात्रा में मैं आपको लेकर चलूँगा वाराणसी से नेपाल, वो भी अपनी ही कार से जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो आइए शुरू करते हैं नेपाल की अपनी इस यात्रा को। बहुत ही मज़ा आने वाला है और यहाँ पे देखिए सारी तैयारियाँ हो चुकी है और ये फैमिली टूर है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे। जाने को तैयार है नेपाल में हम लोग जाएंगे पोखरा और मस्टांग वैली, लोअर मस्टांग वैली एक्चुअली, जहाँ पे मुक्तिनाथ मंदिर। जाने के लिए हमने जो रास्ता चूज किया है वो है यहाँ से हम जाएंगे आजमगढ़ से आगे गोरखपुर से बुटवल। सोनौली बॉर्डर है, सोनौली से हम लोग अपनी गाड़ी के लिए भंसार बनवाएंगे। उसके बाद जो इनर लाइन परमिट बनता है लोअर मस्टांग वैली जाने के लिए वो बनेगा पोखरा से। तो वो हम आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि परमिट कैसे बनाना है और भंसार कैसे बनता है, कितने पैसे लगते हैं, और करेंसी एक्सचेंज भी कराना होता है जो हम कराएंगे वहीं पे सोनौली बॉर्डर पे ही। तो 9 बज चुके हैं दोस्तों और हम लोग निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे हैं जियो पेट्रोल पंप पे, और ये आजमगढ़ के रास्ते में है। आजमगढ़ अभी यहाँ से करीब 75 किलोमीटर बचा होगा, जिस पे हमने अपनी गाड़ी में डीजल फुल करवा लिया है। और उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जब आप नेपाल जाते हैं तो नेपाल में आपको डीजल और पेट्रोल दोनों ही बढ़े हुए दाम पे मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है, करीब 15-20 रुपए पर लीटर महंगा है वहाँ पे। तो आप अपनी गाड़ी में तेल यूपी से ही भरवा के नेपाल में जाएं। ये पड़ गया है पहला टोल हमारे सामने। हम लोग गोरखपुर यहाँ से 77 किलोमीटर बचा है। से जब गोरखपुर जा रहे हैं तो हमें ये एक पुरानी रोड बनी हुई है ये, और नया एक हाईवे बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस, जो आप बाईं तरफ देख सकते हैं। और ये दोनों पुल बने हुए हैं घाघरा नदी के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे कितनी चौड़ाई में घाघरा नदी बह रही है। हम लोग आ गए हैं नौतनवा और इस समय हो रहा है 4:40। तो ये नौतनवा का एक बाईपास भी है, पर नौतनवा क्योंकि मार्केट एरिया है और हमें कुछ सामान लेना था, इस वजह से हम लोग नौतनवा मार्केट से होकर गुजर रहे हैं। तो आप देखिए ये नौतनवा मार्केट है और इसके बाद सीधे सोनौली पड़ेगा। सोनौली बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, तो आपको खाने पीने का जो भी सामान लेना है वो आप यहाँ नौतनवा में ले लीजिए। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सोनौली और आप सामने एक गेट देख रहे हैं जिस पे तिरंगा बना हुआ है। ये सोनौली का मार्केट है, ये लाइन लगी हुई है, धीरे धीरे गाड़ियाँ खिसक रही हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पर। अगर आप मुक्तिनाथ के दर्शन करने के लिए बस से जाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको यहाँ से मिल जाती है। अगर आप अपनी बाइक या गाड़ी लेकर नेपाल जा रहे हैं तो यहाँ से आपको भंसार बनवाना पड़ेगा, जो नेपाल में एंट्री करने के बाद भंसार कार्यालय से बनवाया जाता है। जब आप इंडियन साइड के गेट को पार करते हैं तो इंडियन आर्मी आपके सामान को चेक करती है। आपको अपनी गाड़ी में से सारा सामान निकाल कर एक्सरे स्कैनर में डालना पड़ेगा। अपने सामान को सूटकेस और बैग्स में ही पैक करके रखिए ताकि आपको उन्हें निकालने और दोबारा रखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमारे पास एक ड्रोन था जिसे इंडियन आर्मी ने नेपाल ले जाने की अनुमति नहीं दी। इस वजह से हमें ड्रोन निकालकर वहीं एक सरदार जी की दुकान पर रखना पड़ा और इन सब में हमारे करीब 1 से 1.5 घंटे बर्बाद हो गए। एक एजेंट ने हमारा ड्रोन सरदार जी के पास रखवाया था। हमने अपना भंसार बनाने की जिम्मेदारी भी उसे ही दे दी। आप जितने दिन नेपाल में रहना चाहते हैं उतने दिन का भंसार आपको बनवाना पड़ेगा। बाइक और कार के लिए ये शुल्क अलग अलग है। भंसार बनवाते समय आप ये ध्यान रखें कि आप जिस दिन भंसार बनवा रहे हैं उसकी मियाद रात को 9 बजे बॉर्डर बंद होते होते ख़त्म हो जाती है। अपनी गाड़ी नेपाल ले जाने के लिए आपको 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भंसार और 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से RTO फीस देनी होती है। आपको जितने दिन नेपाल में रहना है उससे एक दिन ज़्यादा का ही भंसार बनवाइए, क्योंकि वापस आते समय यदि आपको किसी कारण से देर हो गई और आपका भंसार एक्सपायर हो गया तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। भारत के सिम नेपाल में नहीं चलते तो आप अपने लिए नया सिम कार्ड यहीं से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉपुलर टेलीकॉम कंपनीज के सिम मिलते हैं, एनसेल और नमस्ते। दुकान वाले ने एनसेल का रेट 350 और नमस्ते का 400 रुपये इंडियन करेंसी में बताया। हमने दोनों कंपनीज का एक सिम ले लिया। हमने अपने 20,000 को नेपाली रुपए में कन्वर्ट करा लिया, जिसके हमें 32,000 रुपये मिले। तो दोस्तों हमने भंसार बनवा लिया, 2 सिम ले लिए और अपने पैसे भी कन्वर्ट करवा लिए। 7:30 बज चुके हैं और हम सोनौली से बुटवल आ गए हैं।
सोनौली से बुटवल की दूरी करीब 27 किलोमीटर है। बुटवल में एक 4 लेन की रोड बनी हुई है जिसके दोनों तरफ होटल्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे सिम ले लिया है लेकिन अभी अपना नंबर जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिम तो एक्टिवेट हो गया, उस पर नेटवर्क आ गया है, इंटरनेट आ गया है, लेकिन कॉल नहीं लग पा रही है अभी हमारी। दूसरे सिम को चेक कर रहे हैं। हो गए हैं 7:58। ऑर्डर पे सामान काफ़ी ज़्यादा चेक हुआ अच्छी तरीके से, और हमारे पास ड्रोन था। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है कि ड्रोन लेके आप नेपाल में नहीं आ सकते हैं। हमारे पास ड्रोन था, वो हमें रखना पड़ा एक शॉप पे, एक सरदार जी की दुकान पे। और फ़िलहाल अभी हम लोग आ गए हैं बुटवल में, और यहाँ पे हम लोग होटल खोजने जा रहे हैं। तो ये बुटवल है, सामने पहाड़ यहाँ से दिखाई देते हैं। ये जो ऊपर लाइट्स जल रही हैं ये पहाड़ों पे जल रही हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे होटल कैसे मिलते हैं और कितने में मिलते हैं। दोस्तों, हमने जो पहला होटल देखा वो था होटल द रॉयल इन। उसके बाद हमने 4-5 और होटल्स देखे, लेकिन उन सभी में जो हमें सबसे अच्छा लगा वो हमारा सबसे पहला देखा गया होटल द होटल रॉयल इन ही था। आप देख सकते हैं कि इस होटल के रूम्स कितने अच्छे हैं। और ये होटल हमें मिला 1600 नेपाली रुपए में। इस होटल के रूम तो काफ़ी अच्छे थे ही, यहाँ का डाइनिंग एरिया भी काफ़ी सुंदर बनाया हुआ था। कि आप मेन रोड से थोड़ा सा अंदर आते हैं, बस 10 कदम, तो आपको और भी होटल्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। और ये अच्छे होटल्स हैं यहाँ भी। होटल रॉयल चौतारी, दुकानें हैं खाने पीने की। हमारे होटल की बालकनी से नीचे स्ट्रीट फूड की कुछ दुकानें दिखाई दे रही थीं। हम उन्हें ट्राई करने वहाँ चले गए। यहाँ पर होटल के सामने स्ट्रीट फूड काफ़ी अच्छा है। ये चिकन वगैरह और लस्सी, मोमोज, ये सारी चीज़ें इस एरिया में यहाँ पर है, और वो वहाँ पे हमारा होटल है। ये देखिए, ये है हमारा होटल रॉयल डी इन। बहुत ही खूबसूरत होटल है। होटल के टॉप फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ था जहाँ पे एक बार भी था। आप यहाँ आराम से बैठ के अपनी विस्की के साथ क्रिकेट देखने का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये नेपाल के सारे रेस्टोरेंट और ढाबों पर एक कॉमन कॉन्सेप्ट है वेज थाली का, जो करीब 250 से 300 रुपये में मिलती है। पर पूरे नेपाल में सबसे अच्छी वेज थाली हमने इसी रेस्टोरेंट में खाई। वेज थाली। आप क्या खाओगी? आप क्या खाओगी? ये हवा खाएगी। और इधर चिकन करी वेज थाली 250 रुपीज़। और ये चिकन के आइटम है, इसमें से हम ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, ये फाइनल है। और ये ध्यान देने की बात है कि ये सब कुछ जो देख रहे हैं हम, ये नेपाली रुपीज़ में है। यहाँ का सारा खाना बहुत ही टेस्टी था। पर एक ट्विस्ट है दोस्तों कि नेपाल में आपको हर जगह इतना अच्छा खाना खाने को नहीं मिलेगा। पोखरा में डेविस फॉल के अपोजिट एक रेस्टोरेंट में खाई हुई वेज थाली मेरे जीवन का अब तक खाया हुआ सबसे खराब खाना है। एक और नई बात हम आपको नेपाल के बारे में बताते हैं। यहाँ का जो टाइम है नेपाल का, आप देखिए इसमें 11:44 हो रहा है मेरे रिस्ट बैंड में, जबकि यहाँ पे इस समय 11:59 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे समय जो है वो 15 मिनट आगे चल रहा है। तो सुबह के बज रहे हैं 8, बाहर सूरज निकल आया है पहाड़ों के बीच से, और ये हमारा होटल था द रॉयल इन। और अब हम लोग निकलने वाले हैं पोखरा के लिए। ये सामान रखा जा रहा है, और ये है बुटवल, और ये है हमारा होटल द रॉयल इन। और इस दिशा में जाएंगे, यहाँ से पहाड़ की शुरुआत हो जाती है।
दोस्तों यहीं बुटवल मार्केट में एक वाटर कूलर लगा हुआ है। हमने वहाँ से अपने पीने के लिए एकदम ठंडा पानी भर लिया। फिर हमने देखा कि वहाँ नेपाली में लिखा हुआ था कि यहाँ से पानी भरना मना है, पर हम टूरिस्ट हैं तो हमें इतनी रियायत मिल सकती है। बुटवल से पोखरा की दूरी करीब 155 किलोमीटर है और वहाँ जाने में करीब 6 घंटे का समय लगता है। महीना है तो गर्मी में धुंध होती है पहाड़ों पे, तो दूर के पहाड़ जो है वो बहुत ही क्लियर साफ नहीं दिखाई देता है। टनल बनाई जा रही है नेपाल में। नेपाल में के पहाड़ों पे इस समय काफ़ी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। नेपाल की सड़कों पे इस समय कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बहुत सारी ट्रकें यहाँ से जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे करीब 1 साल बाद आना चाहिए। अगर आप आएँ तो 1-1.5 साल बाद, जब ये रास्ते बन चुके होंगे। नेपाल के पहाड़ों में हमें काफ़ी सारे आम के पेड़ दिखाई दे रहे थे, जो जनरली हमें उत्तराखंड के पहाड़ों में देखने को नहीं मिलते। नेपाल के एक वैली में पहुंच गए हैं हम लोग पहुंच चुके हैं तानसेन और समय हो रहा है यूपी का 9:30। इसका मतलब है यहाँ बज रहे होंगे 9:45। देख रहे हैं तानसेन सिटी। पोखरा यहाँ से, इसमें लिखा होगा पोखरा 119 राइट साइड, ये वाला सीधे। यहाँ से हमें पोखरा, ये है तानसेन शहर और यहाँ से 119 किलोमीटर पड़ता है पोखरा। बुटवल से आ चुके हैं करीब 50 किलोमीटर और यहाँ अब रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं। ट्रक्स अब यहाँ दिखना बंद हो गई है तानसेन के बाद से। और यहाँ पे यूपी की कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, बल्कि टूरिस्ट को ले जाती हुई गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, बस भी नहीं दिख रही है। तो ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिख रहा है टूरिस्ट का और लोगों का। इसमें घूम रही है नेपाल में। दोस्तों हम लोग रामदी से करीब 4 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ एक ढाबे पर हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए। यह रेस्टोरेंट अभी तक मिला हमें सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था और इस रेस्टोरेंट के पीछे से वैली के खूबसूरत खेतों का नज़ारा मिल रहा था। आलू पराठा और दही बहुत ही टेस्टी, मीठी दही है। यहाँ पर भी खाने के प्राइस थोड़े से ज़्यादा ही थे। 4 लोगों के नाश्ते का बिल 1320 रुपये नेपाली करेंसी में आया, जो करीब 825 इंडियन रुपीज़ होते हैं। रामडी चेकपोस्ट से हम गंडकी प्रोविंस में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर हमारा भंसार चेक हुआ और पहाड़ों पर सेफ़ ड्राइविंग के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए गए। सुरक्षा कर्मी ने हमें यह भी बताया कि आज सुबह ही आगे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। नंबर लू 18835। तो लू का मतलब है लुम्बिनी और कुछ गाड़ियों पे बा लिखा रहेगा, जिसका मतलब है बंगा पानी। और ये सभी जो है वो नेपाल के अलग अलग प्रदेशों के नाम हैं। और हम जहाँ जा रहे हैं, मतलब हम पोखरा जो जा रहे हैं, तो पोखरा पड़ता है गंडकी प्रदेश में और उसका नाम गंडकी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर गंडकी नदी बहती है। देखिए बाइकर जा रहे हैं और ये लुम्बिनी का नंबर है बाइक्स पे, लोकल बाइकर है। गल्यांग एक छोटा सा कस्बा और रेड कलर की जो बस जा रही है उसका नंबर है यूपी 65। तो बनारस की बस है, टूरिस्ट को लेकर जा रही है पोखरा। ये पुल पे अगर आप चल रहे हो और इतना नीचे खाई है तो आपको कैसा लगेगा? बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना है। लोग रुके हुए हैं लेकिन पुल पे शायद कुछ काम चल रहा है जैसा कि मुझे दिख रहा है, पर बहुत ही शानदार सी यहाँ की गाड़ियाँ देखिए, रंग बिरंगी की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। दोस्तों ये है टिंडोबेट पेलाकोट सस्पेंशन ब्रिज। अभी तो समय की कमी होने की वजह से हम इस पर नहीं गए, पर वापसी की यात्रा में हम आपको यहाँ ले चलेंगे। बहुत सारे हमें घर दिखाई दे रहे हैं, गुलाबी रंग से रंगे हुए, रंग बिरंगे घर।
शहर में घूम रहे हैं और ये भी एक थोड़ा बड़ा कस्बा है। यहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं, दुकानें हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक टाटा का फास्ट चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। यहाँ पे टोयोटा की टोयोटा हियास चल रही है और इसी तरह की टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं यहाँ पे गोल मटोल से। बख्तियारी आ गए हैं और यहाँ पे अब घर थोड़े से पुराने स्टाइल के दिखाई दे रहे हैं। इनके जो पिलर्स हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। मक्के की खेती की गई है। हम लोग खूबसूरत से छोटे से गांव से गुजर रहे हैं, नहीं पता। तो यहाँ से पोखरा अब रह गया है सिर्फ 16 किलोमीटर और हमें जाना है लेक साइड में। तो लेक साइड का जो एरिया है वहाँ पहुँचने के लिए हमें जाना है 19 किलोमीटर। और ये एक छोटी सी वैली है जहाँ हम पहुँचे हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी सुंदर एक वैली है और यहाँ सुंदर सा गांव बसा हुआ है, देखिए। क्या हुआ? हम लोग करीब करीब पोखरा आ गए हैं। यहाँ से जो लेक है पोखरा की वो करीब 10 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर बाद पोखरा सिटी दिखाई देने लगेगी। तो ट्रैफिक का अनुभव हम लोगों का थोड़ा सा खट्टा मीठा रहा, लेकिन ज़्यादातर जगह रोड सही है। पर दिक्कत ये है कि थोड़ी पतली रोड है। के सामने पोखरा सिटी दिखाई देना शुरू हो गई है। दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं करीब 2:30 और हम लोग 8:30 बजे चले थे बुटवल से। तो इसका मतलब है कि 6 घंटे लगे। बाकी हम लोग 1-1.25 घंटे रास्ते में रुके थे नाश्ता पानी करने के लिए। तो वैसे रास्ता 5 घंटे का है, लेकिन आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, खाते पीते आ रहे हैं, तो आप 6 घंटे में आराम से पोखरा पहुंच सकते हैं बुटवल से। रास्ते कहीं कहीं पे काफ़ी ख़राब हैं, पतले हैं, ट्रैफिक है, पास लेने में प्रॉब्लम आती है पतले रास्ते होने की वजह से। तो स्लो चलती है गाड़ी, लेकिन ठीक है। प्रवेश कर रहे हैं पोखरा सिटी में। सड़क देखिए आप कितनी चौड़ी हो गई है। और क्योंकि ये पूरी सिटी एक वैली में बसी हुई है तो यहाँ पे आपको जगह की कोई कमी नहीं है। और पोखरा खैर गंडकी जो प्रदेश है उसकी राजधानी। देखिए मिल जाएगा आपको पोखरा में। तेल भराना है, हमें भी तेल भराना है। एटीएम से हमें पैसे भी निकालने हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या तरीका है एटीएम से पैसे निकालने का, और वो हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, ये डेविल्स फॉल्स पे पहुँचे थे कि एक पर्सन हमें यहाँ पे मिल गया, लड़का बाइक से। उसकी यहाँ पे वाइन शॉप है और उसका होटल है लेक साइड, लेक के पास। तो वो अपना होटल दिखाने ले चल रहा है। चलते हैं हम होटल देखते हैं। होटल हम लोग थोड़ा सा ठीक लेंगे, बजट लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 दिन रुकना है अभी। ये लोकल बस सर्विस है, ग्रीन कलर की बसेस हैं। राइट साइड में लेफ्ट जाएंगे हम लोग लेक की तरफ, और ये जो सीधा रास्ता है वो चला जाता है पोखरा सिटी की तरफ, और ये लेफ्ट साइड हम मुड़ेंगे लेक की तरफ। तो हमें लेक से थोड़ा सा आगे ले जाने लगा, दूर ले जा रहा है, दूसरे रास्ते पे, मतलब लेक से दूर ले जा रहा है। तो हम लोग, मुझे नहीं लगता कि इसके होटल में रुकेंगे। हुआ क्या फाइनली कि उस लड़के ने आगे जाके लेक के पास ही पहुंचा वो, और उसने बताया कि जो लेक के करीब रास्ता जा रहा है उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए वो उधर से नहीं आया था। और उसका बड़ा अच्छा सा सुंदर सा होटल बना हुआ है और लेक से करीब 200 मीटर दूर है। पैदल आप लेक पे आ सकते हैं। तो हम लोग उसी के पास जा रहे हैं और उसी के होटल में फ़िलहाल रुकेंगे। होटल एल्पाइन विला, आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। सुंदर सा होटल है। आप देखिए बाहर भी अच्छा, काफ़ी पौधे वगैरह लगा रखे हैं, अंदर स्पेसियस है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी हरियाली है, गार्डन अच्छा सा बना रखा है। और ये रूम है, आपको रूम दिखाते हैं। लॉक अभी शायद लॉक लगा दिया है क्या? इस होटल को बहुत ही सुंदर बनाया है। देखिए कितनी ग्रीनरी है, और मेन रोड पर ही है होटल।
एक गेस्ट हाउस की तरह इसको रूप दिया गया है। फाइनली पोखरा पहुंच गए हैं, तो अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी करीब 4 बज रहे हैं, हालांकि बाहर का मौसम देख के लग रहा है कि 6 बज गए होंगे। बादल आ गए हैं, यहाँ पे काले काले बादल भी आ गए हैं। और हमें अच्छा सा होटल मिल गया है, और उसी लड़के का होटल है, शिवा नाम है उसका, जो हमें मिला था वहाँ डेविल्स फॉल पे। ये रूम है हमारे होटल का, अटैच्ड बाथरूम। चार्जेज हैं 1600 नेपाली रुपए, यानी कि हमारी करेंसी में, इंडियन करेंसी में 1000 रुपये में। 2 रूम्स लिए हैं, दोनों रूम में डबल बेड्स हैं, पर क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे इस वजह से हमने 2 रूम ले लिए, वरना 1 रूम में भी हो सकता था। और हमें 1000 रुपये पड़े हैं इंडियन करेंसी में। 2 दिन के लिए हमने ये रूम लिया है। देखिए हमारे होटल के बगल में जो है छोटा सा खेत है, जहाँ पे मक्के और बंद गोभी बोई गई है, और इधर शायद करेला लगा हुआ है। आम के भी पेड़ हैं यहाँ, अशोक के पेड़ हैं। कहाँ जा रही हो तुम? ये हमारे होटल की छत है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं आप। पीछे पहाड़ है, और पोखरा में जो एक्चुअली घूमने का समय है वो शाम और नाइट का ही है। आप इन नज़ारों को देखते हुए यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। काले काले बादल हम आपको दिखाई रहे थे कि यहाँ पे बारिश ही शुरू हो गई। देखिए अभी तक पूरे रास्ते में धूप थी, और अब जब हम लोग तैयार होके पोखरा पहुँच गए और घूमने के लिए जाने वाले थे, तभी से बारिश होने लगी है। अच्छी खासी बारिश हो रही है, ये देखिए। पहाड़ों पे इतनी बार घूमे हैं हम, लेकिन उत्तराखंड में, हिमाचल में, इवन लेह लद्दाख में, लेकिन इतनी तेज़ हवा, बारिश तो खैर होती है, पर हवा इतनी तेज़ मैंने पहाड़ों में कभी पहले नहीं देखी है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी की तरह, जैसे कि हमारा यूपी में और प्लेन एरिया में आंधी आती है, और उसी के साथ बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। और यहाँ के जो लड़का है होटल का, उसने हमें ये बताया कि यहाँ पे यही मंथ है बारिश होने का, और डेली सुबह शाम यहाँ पर बारिश होती है। अजीब ही घटना हो रही है भाई, मई है और बारिश हो रही है यहाँ पे पोखरा में। बारिश का तो क्या मजा आ रहा है क्या बारिश में देख के? हेलो, ये देखिए बारिश हो रही है, और पहाड़ का जितना पानी है वो पूरा पानी आप देखिए कितने तेज फ्लो के साथ, और ये लेक की तरफ जा रहा है। ये हमारे भाई एक थोड़ा जोश में है, गाड़ी निकालने जा रहे हैं। भी निकला हुआ है, बारिश भी हो रही है, और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तो हम लोग झील के पास तो आ गए हैं, सामने झील है, मगर बारिश हो रही है। तो यहाँ पे झील के किनारे लाइन से ये सब शॉप्स हैं। अभी बाहर निकलते हैं, देखते हैं। तो फाइनली गाड़ी हमने यहाँ सामने लगाई, और ये है वो लेक, और यहाँ बहुत अच्छी शॉप्स हैं। यहाँ कुछ चाय नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी तब तक बारिश कम हो जाए तो आगे चलेंगे। दोस्तों यहाँ के रेस्टोरेंट में आपको ज़्यादातर नूडल्स और नॉनवेज खाना खाने को ही मिलेगा। नाश्ता करके हम लोग लेक की तरफ चल दिए। यहाँ पर बोटिंग के साथ साथ और भी कई सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। फेमा बोट एसोसिएशन ने यहाँ पे जो बोटिंग है उसके रेट निर्धारित कर रखे हैं, तो इनके हिसाब से आप अपना पेमेंट करिए। दोस्तों फेवा लेक नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी लेक है, जो चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है। साफ मौसम में आप यहाँ से धौलागिरी और अन्नपूर्णा जैसी पर्वत श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। 4 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली हुई यह झील समुद्र तल से 2434 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
लेक के किनारे टहलने के लिए पेवमेंट बना हुआ है। इतना बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली बॉटल ब्रश का पेड़ है। बहुत बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा बॉटल ब्रश का पेड़ मैंने नहीं देखा। ये क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, यहाँ से स्टेयर्स हैं और अगल बगल पेड़ है और ये जाता है सीधे लेक में रास्ता। यहाँ पर फोहोर नफालाओ मत्स्य अनुसंधान केंद्र है पोखरा में, और ये केंद्र ये रहा। देखिए आप, यहाँ पे पॉन्ड्स बने हुए हैं और यहाँ पे मछलियाँ पाली जाती हैं और उन पर किया जाता है अनुसंधान। यहाँ पे इन लोग को छोटा मोटा शॉपिंग करने का कुछ ना कुछ दिख गया। होटल फेवा ओल्ड किचन, और यहाँ झील साइड काफ़ी अच्छे छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। काफ़ी दूर तक झील है तो लोकेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ तक आप लोग आकर के घूम सकते हैं बहुत अच्छे से। अनुसंधान केंद्र से थोड़ा सा आगे जाने पर ही आपको ढेर सारी खाने पीने की दुकानें दिखने लगती हैं। तो अभी हम यहाँ तक तो आ गए हैं और थोड़ा और जा कर के इस तरह से टर्न होगी झील, तो वहाँ तक जाएंगे। तो वहाँ पे जो थोड़ा वहाँ जाने की जगह नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बोट से जा सकते हैं वहाँ पे। वहाँ का एक्सेस बोट से, और वहाँ पे बढ़िया पार्टी है। बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे, और हम लोग झील साइड में बैठे हुए हैं एकदम ये पत्थर पे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। सुंदर नज़ारे हैं। और आप उधर का एक बार नज़ारा दिखाओ, वो उधर यहाँ पहाड़। तो ये खूबसूरती देखिए दोस्तों, ये है फेवा लेक की खूबसूरती, और इसी वजह से पोखरा इतना फेमस है ऑल ओवर। मतलब इंडिया में तो है ही, वर्ल्ड में भी पोखरा फेमस है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे जो हैं टूरिस्ट बहुत सारी कंट्रीज से आए हुए हैं। जब हम लोग यहाँ पे एंटर हुए तो बॉर्डर पे हमने जो मनी एक्सचेंज का होता है सिस्टम, वहाँ पे हमने 20,000 रुपीज़ एक्सचेंज किए नेपाल मनी में, तो वो 32,000 हो गए। मतलब 20,000 के हमारे 32,000 हो गए। हमको लगा कि 4-5 दिन 6 दिन जो भी हमारा है उसमें काम चल जाएगा, बाकी ऑनलाइन करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ, अभी हमारा ये सेकंड डे है एक तरह से, और वो 32,000 हमको कम लगने लगे हैं। आधे पैसे हमारे खर्च हो चुके हैं, और एक्चुअली भले इंडियन करेंसी यहाँ की 1.6 गुना है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। जैसे आपको चाय 100 रुपये की मिलेगी, आपको चाउमीन जो है 200 रुपये 250 रुपये का मिलेगा, मोमोज 250 रुपये का मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें महंगी हैं, और वो सारी कन्वर्जन के बाद भी आपको वो महंगा पड़ेगा इंडिया से। जैसे हम घूमते घूमते जो है लेक के एंड पे आ गए हैं, और यहाँ पे आरती हो रही है। सेवा लेक पे आरती होती है।
गले लंबिता भुजंगमट्टमन्निनादवड्डमर्वयम् चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। कृपया सभी भक्तजन और मिलेगा प्रेम भाव का साथ जोरदार ताली बजाओगे इस शिव तांडव स्तोत्र को सुनो। जटाकटाकसंभ्रमभ्रमन्निबिम्बनिर्झरि विलोलबीजिवल्लरि धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरपुरदिगंत संतति प्रमोदमानमानसे धोरणि जटाभुजंग पिंगल पुरस्फणमणि प्रभाकदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्धूमुखे अंधबिंदुरपुरस्वुत्तरीय मेदुरे ओ विनोदमद्भुतं बिभर्तभूत भर्तरी। सहस्रलोचन लक्ष्मी सदैव शंभो लक्ष्मी सदैव सत्येंद्र महाराज को संत श्री बापू जी महाराज को। आरती देखते देखते हमें रात हो गई और हम वापस अपने होटल की तरफ चल दिए। हमने एक फुल्की ऑर्डर करी है और देखिए ये बच्ची बहुत देर से बना के अब लेके आ रही है। वापसी में हमें एक सुंदर सा रेस्टोरेंट दिखा जहां पर नेपाली लोकल डांस हो रहा था, तो हम उसे भी देखने चले गए। लेक साइड में खाने पीने की बहुत सारी दुकानें खुल गई थीं और ज़्यादातर जगह पे नॉनवेज फूड ही मिल रहा था। दोस्तों, रात में आप यहाँ काफ़ी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। खाने पीने की ये दुकानें तरह तरह के म्यूजिक से और लोगों से भरी हुई रहती हैं। जब आप फेवा लेक से ऊपर मेन रोड पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कपड़ों की दुकानें मिलती हैं।
वापसी में हमने कई सारे एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की, पर हमारी रिक्वेस्ट कहीं भी प्रोसेस नहीं हुई। हमने एक मारवाड़ी होटल में वेज खाना खाया और वापस होटल आ गए। दोस्तों, नेपाल में एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर इंटरनेशनल यूसेज एनेबल्ड होने चाहिए। नेपाल में एटीएम कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं और उसके कितने ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में आपको हम पोखरा के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर ले चलेंगे, जैसे कि डेविस फॉल, गुप्तेश्वर महादेव की गुफा और शांति स्तूपा।